आपको याद होगा कि जब खुदरा बाजार में यूपीए सरकार एफडीआई लाने के लिए कानून बना रही थी, तब बीजेपी ने कितना घनघोर विरोध किया था। अब मुझे नहीं मालूम कि रेलवे में एफडीआई आएगी तो वहां प्लेटफॉर्म पे जो सामान अमान बेचते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं, उनका क्या होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी सारे सेक्टर में एफडीआई के खिलाफ थी या है। डिफेंस के बाद रेल में वो एफडीआई चाहती है। रेल मंत्री ने सदन में कहा है कि मैं ईमानदारी से सही दिशा में कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। बड़ी संख्या में भावी परियोजनाओं को पीपीपी यानी सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी से पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हाई स्पीड रेल शामिल है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। यह कम बड़ी बात नहीं कि बुलेट ट्रेन के ना होने पर भी हमारी रेल घाटे में नहीं है। उसके पास पर्याप्त पैसा जरूर नहीं है और उसे एक नई छलांग लगानी है, मगर कोई तो है जो इसे ढंग से चला ही रहा है। यही इस तरह से कि अभी यह बर्बाद गुलिस्तान की दास्तान नहीं बन सकी। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी नेता, पीएल पुनिया कांग्रेस, नीलोत्पल बसु सीपीएम से, शांति नारायण जी हैं, आपकी सेफ्टी पर ही आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। रेलवे के संदीप अग्रवाल साहब हैं, आप चेयरमैन हैं, रेलवे कमेटी है पीएचडी चैम्बर में। शाहनवाज जी, सारे बजट को देखने के बाद राजनीतिक दल इस बात को लेकर फिर से आशंकित होने लगे, जैसे आप एफडीआई इन रिटेल के समय हुआ करते थे कि क्या रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह की योजनाएं हैं। पर मेरा आपसे सवाल है कि जो वादे किए गए थे स्पीड को लेकर, वो इस रियलाइजेशन से ये एहसास हुआ है कि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है और ये इतना महंगा है कि शायद ये सही वक्त नहीं है कि हम 60,000 करोड़ रुपया एक ट्रेन, वो भी 500 किलोमीटर की दूरी पर खर्च कर दें। देखिए रवीश जी, राजनीतिक दल से अगर हम ये पूछते कि एक एक पेपर दे दें कि रेल बजट में क्या क्या करना चाहिए था और 100% इम्प्लीमेंट कर भी देते, तो वो आलोचना भी करते और रेल मंत्री का घर तोड़ने भी पहुंच ही जाते, अगर उनकी बात हम मान भी लेते तो। यहाँ ये है कि ये सरकार आई है जो बहुत से लोगों को ये सरकार पच नहीं रही है। हाँ। और हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है कि जब हम लोगों ने कहा था मिशन 272, तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो करके दिखाया, जनता ने समर्थन दिया, हम सरकार में आए। अब नरेंद्र भाई ने एक वादा किया देश के लोगों से, हाँ, कि आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 महीने हमको दीजिए। और ये जो बजट है, इस बजट पर ये फरवरी में फिर बजट आएगा। इंटरिम बजट पहले आ गया था, फिर एक अभी बजट हमने पेश किया जो फरवरी तक है। इसमें हमसे अपेक्षाएं क्या क्या हैं? हाँ, पहले तो नहीं, मेरा उससे बात नहीं है, मैं इस बात को समझता हूं कि अभी और 5 साल में रेल बजट आने हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये एहसास जब आप सरकार में जाकर देखते हैं कि ये इतना खर्चीला है, और बल्कि मैं तारीफ करूंगा रेल मंत्री की कि वो कोई बहुत इसमें सपने नहीं दिखाए हम कि हम बुलेट ट्रेन लाने के लिए बेताब हैं या लाएंगे ही, बल्कि वो भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि इसमें 60,000 रुपया खर्चा आएगा, वो भी केवल एक ट्रेन। हाँ, मैं उसी पे आ गया रवीश जी। जो आपका प्रोग्राम लोग 9 बजे आज दिन भर इंतजार किया होगा कि रवीश जी ईमानदाराना गुफ्तगू करेंगे और ईमानदाराना डिबेट करेंगे, पैनल बहुत अच्छा आपके पास है, हम उस पर ईमानदाराना बात करना चाहते हैं। ये लोग ख्वाब क्यों नहीं देखें इस देश के आजादी के 63 साल बिल जाने के बाद भी, कि साफ सुथरी ट्रेन हो, अच्छी ट्रेन हो, ये तो उसमें कोई एक्सीडेंट फ्री ट्रेन हो, साथ के साथ हम तेज ट्रेन पर क्यों नहीं चले? हम तो कह रहे हैं हम अमेरिका से थर्ड, पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत होने जा रहे हैं। और अगर हम बुलेट ट्रेन का जब आप कह रहे हैं कि देश के लोग नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? एक मिनट सर, जब आप ये कह रहे हैं कि देश के लोग ये ख्वाब क्यों ना देखें कि हम तेज रफ्तार वाली ट्रेन से चलें, तो क्या आप ये बताने जा रहे हैं कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसका पटना दिल्ली का किराया वही होगा जो बुलेट ट्रेन जो इस वक्त है? जब उसका किराया, जो जानकारी मिली है कि वहां हजारों रुपए के किराए होते हैं बुलेट ट्रेन के, अब वो कहां से आपके भागलपुर का या पटना का या रतलाम का या सीकर का आदमी कहां से बुलेट ट्रेन एफोर्ड करेगा? तो हम ये ना कहें कि पूरा देश ख्वाब देख रहा है। हाँ, एक मिडिल क्लास जो है वो जरूर उसका ख्वाब है, लेकिन ये तो आप प्रैक्टिकल बजट लेकर आए हैं कि ठीक है ये एक महंगा चीज है, कहां से इतना पैसा आएगा इसके लिए सर? जी देखिए, लोग जब बात करते हैं कि ट्रेन की स्पीड का और उसके पर चलने वालों को पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये एक डिबेट का इशू हो सकता है, लेकिन
आज हिंदुस्तान वर्ल्ड क्लास की जब बात करता है, जो उम्मीद लोगों ने हम लोगों से लगाई है, तो हमने एक ट्रैक पर कहा है, अब वो पूरा होगा तो दिल्ली से भागलपुर का भी ट्रैक अनाउंस कर देंगे 5 साल बाद। लेकिन क्या इस मुल्क में हम कहें कि नहीं हम पैसेंजर ट्रेन रखना चाहिए, हमें आधी ट्रेन में बकरी भी चले, गाय भी चले, जो चलती है ट्रेन आपके चंपारण में या हमारे इधर भागलपुर में, कि हर कोई बैठे, दूध भी टंग जाए। जो आप बदला धमारा घाट की तरफ, सहरसा की तरफ जाइए, आदमी से ज्यादा दूध लटक जाते हैं उसमें। तो आज ये भी कंसेप्ट है, तो उसके लिए भी हमने ख्वाब देखा है कि हम दूध के लिए भी इंतजाम करेंगे, सब्जी के लिए भी इंतजाम करेंगे। इतना कह सकते हैं कि आज का जो बजट रखा गया है वो हमने बहुत हसीन ख्वाब नहीं दिखाए, प्रैक्टिकल दिखाए हैं और कहा है कि देश के लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए और हम वो देने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब संक्षेप में दे दीजिए कि क्या आप एफडीआई के पक्ष में हैं? अब उन्होंने कहा ही है, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही। जी, मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, हाँ, रवि जी आपको याद होगा मैं एनडीटीवी पर यह बहस एफडीआई पर कर चुका हूं और उस वक्त हमने कहा था हम रिटेल सेक्टर के पक्ष में नहीं हैं, ये आपसे कहा था। और आपने बार बार पूछा था एविएशन में है कि नहीं और सेक्टर में है कि नहीं। हमने कहा था हम कई सेक्टर में उसके पक्ष में हैं, लेकिन हम रिटेल में जो गरीब लोग किराना का दुकान लगाता है, छोटी सी सब्जी की दुकान खोल लेता है, थोड़े किराने की खोल लेता है, उसका हक आकर बड़ी बड़ी कंपनियां छीन ले, उसकी मुखालफत हमने की थी। ठीक है, तो हम एफडीआई कई सेक्टर में रिटेल के अलावा पक्ष में है। दूसरा, आप मेट्रो देखें, क्या मेट्रो में प्राइवेट पार्टनरशिप हुई कि नहीं? मुंबई में क्या दिल्ली में हुई है कि नहीं? तो दिल्ली और मुंबई का किराया भी अलग कर सकते हैं। हाँ, तो किराया ऐसा होगा, इस देश में अमीर लोग भी हैं और वो भी भारत के नागरिक हैं, और जो मिडिल क्लास में है वो भी बुलेट ट्रेन में बैठ सकेगा। उसको ख्वाब भी देखने का अधिकार कांग्रेस छीन लेना चाहती है। नहीं, और बाद में ये भी कांग्रेस हमें अमीरों और मध्यम वर्ग के ख्वाब को अलग से डिफाइन करने की जरूरत है। अभी पवन बंसल साहब हमारे साथ थे एक डिबेट में। पवन बंसल साहब ने कहा नहीं, बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट तो हमारा है, और फिर पहले कहते हैं कंसेप्ट हमारा है, बाद में उसकी आलोचना भी शुरू कर देते हैं। वो तो फिर वाजपेयी सरकार से आई है, वो ठीक है, उसमें कोई कहे वो अलग बात है। पुनिया साहब, इस बजट में ये आरोप लगाया गया है, पहले आप एफडीआई पे अपना व्यू कहना चाहें तो जरूर कहें, कि 10 साल में आपने इतनी सारी परियोजनाएं लॉन्च की हैं, उनकी वो लाभप्रद हैं या नहीं, बिना ये सब देखे आपने लॉन्च कर दिया, और रेल लाइन बिछाने की जितनी परियोजनाएं उसमें से एक पूरी हुई है। तो इस तरह से आपने सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर रेल को आज इस जगह पर लाभ पहुंचा दिया है, जिससे आज हालत खस्ता हो गई है। ये बजट आपके 10 साल के बारे में भी है, रिवर्स बजट 10 साल के बारे में भी है, और इस साल के बजट इस साल के बारे में भी है। और जो जो बातें कही हैं, जो देख लीजिए आप, बुलेट ट्रेन को छोड़ के एफडीआई की बात भी, पीपीपी मोड की बात भी, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात भी, क्लीनलीनेस की बात भी, डबलिंग की, ये सब बातें हर बजट में आती रही है। और ये आपकी बात सही है कि योजनाएं, परियोजनाएं ज्यादा स्वीकृत कर दी जाती, घोषणा कर दी जाती, उसका पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कह देना कि योजनाएं कंप्लीट नहीं हुई, अब नॉर्थ ईस्ट में मेघालय अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट किया रेल लाइन से, वो अभी से बीच में हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर को कितनी महत्वपूर्ण परियोजना है वो इसी बीच में कंप्लीट हुई है, कितने डबलिंग के। और मेरा तो ये मानना है ये बुलेट ट्रेन क्योंकि जरूरी है, एक देश के स्वाभिमान से साथ भी जुड़ी हुई है। अच्छा। और ये अलग सा विषय होगा, ये अलग से विषय होगा कि हम किस तरह के एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं, एक विभाजन करना चाहते हैं देश में, कि अच्छी सुविधाएं गरीब और मध्यम वर्ग के जो पे कर सकते हैं उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए क्या सुविधाओं पर विचार कर रहे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हम जरूर करें बुलेट ट्रेन की बात, लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं उसका स्पीड बढ़ाएं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएं, ट्रेन की संख्या को बढ़ाएं। और ट्रेन की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं? आप डबलिंग करिए, आप फ्रेट कॉरिडोर को करेंगे। अभी तो उन्होंने करना शुरू किया है, अभी तो वो करना शुरू किया है।
पर आपको एफडीआई से तो ऐतराज नहीं है ना सर? नहीं, करना शुरू कहाँ किया है? करेंगे ना, अभी तो नजर नहीं आ रहा। पढ़ने में 1.5 महीना निकल जाता है। हाँ नहीं तो फिर आप ये इतना आपको एफडीआई से ऐतराज तो नहीं है? मैं आपकी राजनीतिक सहमति जानना चाहता हूं। एफडीआई, हाँ नहीं एफडीआई में कोई ऐतराज नहीं। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जन सामान्य से जुड़ी हुई रेल, उसमें आप अलग से एक बाहरी आदमी को लाके, हाँ। तो ये आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहली बार एहसास करेंगे कि ये भारतीय रेल वास्तव में भारतीय रेल है और हम टुकड़ों टुकड़ों में सोचते हैं। अब ये समग्र रूप से आगे बढ़ेगा, विकास भागीदारी होगी, ये है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय रेल केवल नाम की भारतीय रेल केवल नाम की भारतीय रेल रह जाएगी। एफडीआई के माध्यम से जो एफडीआई जो अच्छा होता, अगर सर्विसेज में फैसिलिटीज में एफडीआई होती। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जितना भी नई योजना आएंगी वो पीपीपी मोड या एफडीआई के माध्यम से, उसी के माध्यम से फंडिंग होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे टोटल पूरे रेल को प्राइवेटाइज करने का एक प्लान है। हाँ, मेरा आपका भी था वैसे उसी टाइप का प्लान था, लेकिन हुआ नहीं। रवि जी ये तो अच्छा है कि आप दोनों प्राइवेट, एक से नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, आप सक्रिय हो गए। उसकी क्वालिटी कितनी खराब है? ठीक है, किसका क्वालिटी खराब है? खाने का नहीं, जो खाने में खाने की जो आज खाना, चाहे राजधानी में जाइए या शताब्दी में, ये प्राइवेटाइज है कि नहीं? और उसकी क्वालिटी कितनी खराब है। अगर हमने कहा उसको इम्प्रूव करेंगे तो क्या एतराज है? हमने कहा पानी आरओ वाटर पिलाएंगे, स्वागत करते हैं। हमने कहा साफ सफाई रखेंगे, हम तो स्वागत करते हैं, इसमें एतराज की कौन बात है? सिर्फ आरओ वाला वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मत दे दीजिएगा जिसमें आपकी सांसद नजर आती है। खैर, न्यूज़ एक उन्होंने कहा एफडीआई का कोई बहुत स्पष्ट विरोध तो नहीं नजर आ रहा है पुनिया साहब की बात में, ठीक है। लेकिन पवन बंसल ने एक बार जरूर कहा कि जैसे ही उन्होंने हल्का सा इशारा किया था तो बीजेपी के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे। अब मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं अभी इस वक्त, लेकिन फिर भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि मैंने ही रेल डिबेट पे चर्चा की थी, कोई वॉकआउट नहीं किया था। कोई वॉकआउट उनके, ठीक है, आप ये गलत बताया। ठीक है, पर फिर भी ये बताइए कि हमने कई ऐसे एयरपोर्ट देखे हैं जहां प्राइवेट कंपनियां हैं, एयरपोर्ट को बढ़िया बना दिया और उसका संचालन सरकार ही करती है, जो भी एटीसी वगैरह हैं, ठीक है। क्या इस मॉडल पे रेलवे को कर दिया जाए तो इतनी आप आशंकित हो रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया? एक मामला ये है, स्टेशन को गोद दे देना, सुविधाओं को गोद दे देना, वो अभी भी किसी ना किसी रूप में चल रहा है। और एक है लाखों करोड़ रुपए का निवेश लाने का, एफडीआई, नहीं तो वो कहां से बनेगा? इतना चतुर्भुज है जो। एक नंबर तो है कि मुझे भी थोड़ा तरस आता है सोनाज भाई के ऊपर, क्योंकि ये जैसे बोल रहे हैं, हाँ, उनका जो चुनावी क्षेत्र है वहां पे इसका क्या असर होगा। लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा, विरोधी पक्ष में होने से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वामपंथी जैसा बात क्यों करता है? बोलो, 2 टाइम ये लोग बात करता है वामपंथी जैसा, एक चुनाव के पहले, एक चुनाव के बाद विरोधी पक्ष में बैठना। अच्छा, ठीक है। एक नंबर बात है, हमारा आशंका का नहीं है। हाँ। जो लोग बहुत मतलब अपने हिसाब से शक्ति से रेलवे नेटवर्क को प्राइवेटाइज करने का कोशिश किया था, हाँ, जॉन मेजर 1993 में बाकायदा कानून बना के लाया था। तो पिछले साल उसका 2 दशक पूर्ति के ऊपर अगर आप देखें पूरे ब्रिटिश जो समाचार पत्र जनमाध्यम में बस कस के गाली दिया उसको। मैं गार्डियन का एक लेख पढ़ रहा था कि उसमें बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन फेल हो गया, बहुत ही उनका, और जितना निवेश नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट निवेश वाला सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। उसमें वो दिया है 2004 से आंकड़े देकर, ठीक है, 2012 तक रेट ऑफ रिटर्न उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर 100% से ज्यादा मिला। ये तो बहुत अच्छा है कंपनी के हिसाब से, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मतलब है कि वो इतना कम निवेश किया है और 2013-14 में उसको 157% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब निवेश नहीं हुआ, मुनाफा कमाया उन्होंने।
कोई भी दुनिया में ऐसा शायद बिजनेस होगा जहां पे 100% ये सब पर हमारी रेल को मैं 2-3 मिनट, क्योंकि आपने थोड़ा ऐसा सवाल दिया है कि एक हाँ ना में इसका जवाब नहीं हो सकता। कम से कम दास कैपिटल के बराबर। नहीं, दास कैपिटल तक जाने का जरूरत ही नहीं है। ये कोई न्यू लिबरल कोई लोग नहीं है, ये बाकायदा कैपिटलिस्ट लोग है जो बोल रहा है रेलवे में नहीं चल सकता है निजीकरण का प्रक्रिया, क्योंकि ये लंबा दौर के लिए इसको रिटर्न मिलता है, लॉन्ग जेस्टेशन। तो इसीलिए इसका कॉमर्शियल वायबिलिटी नहीं होता है। और ब्रिटेन में भी जो लोगों को फायदा मिला है, सरकार से प्राइवेट वालों को सब्सिडी दिया गया। जो सब्सिडी खत्म करने वाली बात हो रहा है उसमें कोई बिल्कुल उसमें इरादा नहीं है। तीसरी सवाल है कि आपका वो जो इनका जो प्रॉब्लम है शहनाज भाई का और नरेंद्र भाई का, तो वो अभी तक चुनावी जो मुद्रा है, चुनावी प्रचार का मुद्रा है, उससे धरातल पे आया नहीं। वो चमकता भारत वाली आप देखो, पिछले 1.5 महीने में आपका चैनल में आपको कवर करना पड़ा कितना रेलवे एक्सीडेंट हुआ। वो रेल मंत्री खुद बताते हैं, अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए कितना कम हुई है। अगर आप सरकार छोड़िए, पिछले 1.5 महीने में भी और पिछले साल जितना था सुरक्षा के ऊपर आर्थिक पर नहीं पता, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए रफीगंज में जब राजधानी पलटी थी 300 लोग मर गए थे, कितने लोग मरे थे? एक भी रकम छपरा के एक्सीडेंट में जान माल का नुकसान कितना कम हुआ था। कुछ बढ़िया हो गया हमारा, ऐसा बात नहीं है। एक भी पैसा उसमें इजाफा नहीं हुआ। एक अगर मुद्रास्फीति को आप ले तो असल में कम किया गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा ये एफडीआई आ नहीं सकता, प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकता। अगर वास्तविकता पे रहे, उनको जो करना होगा, देखिए रेलवे एक पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। तो दुनिया में किसी भी देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ब्रिटेन जहां पे प्राइवेटाइज हुआ था वहां पे भी सरकार का बजटरी सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए आपको इंतजाम करना होगा कि रेल को मुश्ताइद बनाने के लिए, रेल का संकट क्या है कि रेल का जो फ्रेट ट्रैफिक, जो उनका असली जान है रेलवे नेटवर्क का, उसमें ये प्रतिस्पर्धा में पीछे हट रहे हैं रोड नेटवर्क से। तो कैसे 31% है। आपको रिबैलेंस करके जो टैरिफ है फ्रेट सेक्टर में, उसको कम करना होगा ताकि उसका मार्केट शेयर बढ़े, उसका आमदनी बढ़े। और उसके लिए उसको अभी फिलहाल जो नेटवर्क है, जो आप भूमिका बाधा है, वो बिल्कुल सही है कि आपको डबलिंग करना होगा, ट्रिपलिंग करना होगा, क्वाड्रुपलिंग करना होगा लाइंस, आपको गेज कन्वर्शन करना होगा, आपको रोलिंग स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और ये क्योंकि कैपिटल कॉस्ट है, आप रेलवे को सरकार सब्सिडाइज नहीं करती है। ये जो आपके दर्शकों को भी शायद एक गलत फहमी होगी, रेल अपना खर्च खुद कमाती है और पेंशन तक भी रेलवे खुद उसके उपाय करती है। ये ना लगे कि सरकार सब्सिडी दे रही है। इसीलिए अगर सरकार मदद देती तो शायद ये स्थिति ना आती। तो इम्पोर्टेंट जो है कि ये ढांचागत क्षेत्र है, यहाँ पे कैपिटल जो निवेश। संदीप जी, अब मुझे रोकना पड़ेगा दादा। संदीप जी, मैं आपका लंदन से कुछ तजुर्बा रहा है, मुझे इतना अगर आप बता सकें कि क्या ये मॉडल चलेगा इस देश में? इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं और व्यवहारिक नहीं लगते हुए भी शाहनवाज हुसैन की बात में एकदम है कि हम कुछ नया क्यों ना सोचें। ये सोचते हुए फिर भी मैं अपने दर्शकों से मैं सतर्क करता हूं कि उसमें गांव कस्बे के लोग हैं, अगर उनके जेब में 10-15 हज़ार रुपये टिकट के नहीं है तो वो इस वक्त बुलेट ट्रेन के सपने से थोड़ा हट जाए। अभी आपका जवाब मैं बाद में देता हूं। ठीक है, पहले मैं अपनी बात भी कर पहले मैं अपनी राइट सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो बुलेट ट्रेन है वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और जो हम ये कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं और हम ये करेंगे। जैसे हमने चंद्रयान भेज दिया, वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। क्यों हम ये कहते हैं कि आज भी लोग हमारे घोड़ा गाड़ी में घूमते हैं या बैलगाड़ी में घूमते हैं, इसलिए हम चंद्रयान नहीं कर सकते? वो भी उसकी भी जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स की भी जरूरत है। मगर बेडरॉक इस बजट का जो हमें समझ में आया है वो बुलेट ट्रेन नहीं है, वो है हाई स्पीड ट्रेन।
160 किलोमीटर पर और 200, प्रति हाँ। घंटे की स्पीड की ट्रेन 200 वो उसके बाद होंगी, जो मुझे समझ में आता है। औसत मान लिया जाए, औसत मान लिया जाए, और वो बहुत आसान है। वो जो हमारे जो लाइंस बिछी हुई थी वो 160 की गति से दौड़ सकती हैं उन पे ट्रेन, मगर क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जैसे अभी यूके की बात हुई, यूके में प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो कंपनीज थी उन्होंने उसकी ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान दिया, उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। सरकारी कंपनी जो उसको चला रही थी वो बैंकरप्ट हो गई, गवर्नमेंट को सब्सिडी देके उस कंपनी को नेशनलाइज दोबारा से करना पड़ा, 2 बारी करना पड़ा। मेंबर तो नहीं है ना, पीएचडी कॉमर्स के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। अच्छा, सीपीएम हो चाहे वो कोई भी हो, मगर हमारे को एक बैलेंस व्यू लेना बहुत आपने देखा इंग्लैंड में फेल होते हुए प्राइवेटाइजेशन। मगर हाँ, मगर क्या है कि क्या चीज फेल हुई और क्या चीज चल सकती है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि उनका एक मॉडल वो फेल हो गया, वो तो इसलिए वो यहाँ सफल नहीं होगा, और वहां वो क्यों फेल हुआ उसके अलग कारण, उसके अलग कारण है, और यहाँ पे वो सेम मॉडल इंप्लीमेंट वैसे भी नहीं हो सकता, ना होगा, क्योंकि वो फेल हो चुका है, हमें कुछ पता है, और हर आदमी दूसरे की मिस्टेक से सीखता है। बारी बारी से। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो एफडीआई आए वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में आए, एक बिल्कुल नई चीज होगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, ना हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना पैसा है। रेलवे की समस्या का समाधान करने मेला थोड़े ना लगाएंगे, जितना चंदी का मेला की एक वहां पर रेलवे के बुलेट ट्रेन पैसे, चलाएंगे। मुझे जो इस पूरे बजट में समझ में आया, रेलवे के पैसे इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं अच्छी लगेंगे। बात है, नहीं जो लगेंगे। मुझे समझ में आया, शाहनवाज जी ने भी जो कहा, और जो सदानंद गौड़ा जी ने भी कहा, मेरे समझ में आया कि इसमें रेलवे के पैसे नहीं लगेंगे, एफडीआई आएगी, वो अपने पैसे लगाएंगे, कमा सकेंगे तो कमाएंगे, नहीं तो लॉस करेंगे। मगर जो रेलवे के पैसे लगेंगे वो लगेंगे हाई स्पीड ट्रेन के अंदर, जो 160 किलोमीटर पे दौड़ेगी। और वो क्यों जरूरी है, हमारे दोस्त ने भी बोला, वो इसलिए जरूरी है, सिर्फ ये हाई स्पीड ट्रेन के साथ टीपीडब्ल्यूएस जो इसका सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है वो लगेगा। उससे क्या होगा कि जो दो ट्रेनों की दूरी है वो हम आधी कर पाएंगे, और जब हम 2 ट्रेनों की दूरी आधी कर देंगे और उनकी स्पीड 25% बढ़ा देंगे, तो हम 250% ज्यादा ट्रेन चला पाएंगे। नारायण जी, कई लोग कहते हैं कि हमारे ट्रैक उतने सक्षम नहीं है। जिन 9 रूट की बात की गई है एक शुरुआत के लिए, क्या ये काम जिस तरह से ये एक, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि 2006 में इसी आगरा दिल्ली रूट पे एक आप टेस्ट होने के बाद भी 150 किलोमीटर का आप चला नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन 2014 में आप सरकार बनने के 1.5 महीने में अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि हम करके देखें, तो उसने कर लिया, ठीक है, हम आलोचना भी कर रहे हैं सरकार की, ऐसी बात नहीं है, पर क्या ये जो हाई स्पीड है वो बुलेट ट्रेन का एक असली विकल्प हो सकती है क्या, देखते हुए जो हमारी जो अपनी सामाजिक परिस्थितियां हैं रेल पटरियों के आसपास की? मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बजट की, उसमें जो आपने जैसे बताया वो बेसिक उसकी अप्रोच है, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसमें इन्वेस्टमेंट्स डालनी और स्पीड्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना फ्रॉम द करेंट लेवल टू 160 to 200 over a period of time, which will require certain inputs to go into the tracks, track, bridges, whatever. ठीक है. And also technology, because technology की जो requirement है वो आप कैब सिग्नलिंग एक कहलाता है, जिसमें ड्राइवर को अगले सिग्नल की पोजीशन कैब में दिख जाती है। तो जब फॉग होता है तो नॉर्मली सिग्नल दिखता नहीं है, तो वो कैब सिग्नलिंग अगर हो, जो कि हमने अपने सारे मेट्रो सिस्टम्स में लगाया है, वो भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो देयरफॉर जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को तो इम्प्रूव करना ही है ही, और उस पे ही स्पीड्स बढ़ाएं। दूसरा जो पर्पस है वो है ये हमारी कैपेसिटी शॉर्टेज, लाइन कैपेसिटी फॉर रनिंग मोर ट्रेन्स इज नॉट देयर। उसमें प्रॉब्लम हो रही है इन्वेस्टमेंट की, पैसा नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट कौन करे आपके हिसाब से, सरकार करे या एफडीआई के जरिए? इसके 4 रूट्स हैं साहब। एक तो है इंटरनल जनरेशन जो हम अपना रेलवे से करते हैं, दूसरा है पीपीपी रूट, तीसरा ये अब एफडीआई का जिक्र आया है, और फोर्थ है बजटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट को देनी है। तो इन चारों रूट्स से
कोशिश की जाएगी, करनी पड़ेगी। और इसके ये मायने नहीं है कि बजटरी सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पीपीपी रूट से और एफडीआई से सारा काम चल जाएगा। तो ये इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट वी हैव टू ट्राई, और सारे सोर्सेज को यूज करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त है। और ये अगर इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी तो रेलवे विल बिकम अ बॉटलनेक फॉर द इकोनॉमी। इसके कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो लानी है। अब कितनी जुगाड़ होती है। सर मैं इस बात में एक बहुत बोलूंगा, 1980 में 4 लाख वैगन चला करती थी हमारे ट्रैक्स पे। ट्रैक तो कम नहीं हुए। आज की डेट में सिर्फ 2,40,000 वैगन रह गई हैं। उसका रीजन ये है कि फ्रेट ट्रैफिक को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा चार्ज किया गया है। आज की डेट में फ्रेट ट्रैफिक इतना महंगा है रेलवे से कि सब लोग रोड से जाना पसंद करते हैं। सारा फ्रेट रोड से जाता है और उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से सफर कर रही है, क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट वायबल है और इंपोर्ट भी बहुत महंगा पड़ता है। हर तरीके से नुकसान है। ठीक है, आप कुछ कर रहे थे संक्षेप। मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि जो सेंट्रल चैलेंज है कि कैसे भी हो फ्रेट टैरिफ कम करना होगा, और ये बोल रहे हैं पीपीपी। अच्छा, ये जो टुकड़े में बांट के सब जगह में आएगा भी नहीं, वो रेल मंत्री भी बजट में कबूल किया है। तो अगर उसको निकाल देते हैं तो बाकी रेलवे का फाइनेंस तो खत्म। आप अगर शरीर से खून निकाल दिया तो बचेगा नहीं। शाहनवाज जी, मेरा सवाल ये है कि कई बार ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है एफडीआई से, अगर हम समझें, आप रोड भी सोशल सेक्टर के लिए ही चलाते हैं। रोड हाईवे सेक्टर से तो नहीं कहते कि हमें मुनाफा कमा के दो, है ना। रेलवे से ही क्यों कहते हैं? आप होम मिनिस्ट्री से तो नहीं कहते कि इतना सीआरपीएफ तैनात कर रहे हैं। इसका जो एक सोशल सामाजिक जिम्मेदारी है वो कहाँ जाएगी? जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एफडीआई आए, ये फूड कोर्ट वाला बात है सर, तो बहुत सारे मॉल में ये फूड कोर्ट खुलते हैं, देखने में तो बड़ा चमत्कार लगता है, लेकिन ये बंद हो जाते हैं ये सब। तो इस रेलवे सिस्टम पे जो लाखों करोड़ आपके समर्थक जो वहां पर रोजी रोटी चला रहे हैं, क्या वो प्रभावित होंगे? दूसरी बात यह है कि क्या रेलवे अब अपनी उस सामाजिक जिम्मेदारी के भाव से या छवि से आप उसको निकालना चाहते हैं क्या, जिसमें अरुण जेटली कहते हैं कि अगर आप सर्विसेज लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा? देखिए, सवाल आपका अच्छा है। 2 बातें हैं जो आपके डिबेट में सामने आई। पहले तो जो बुलेट ट्रेन वाला अलग कंसेप्ट है कि वो कैसे बनेगा, उन्होंने बहुत अच्छा 4 तरीके बताए, और वो सरकार के सपोर्ट से हम रेलवे के पैसे से अगर बनाएंगे तो फिर रेलवे को कैसे चलाएंगे, उसके और तरीके हो सकते हैं। उसको लेकर ज्यादा आशंकित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने कहा सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी को ही तो बढ़ा रहे हैं ना। सामाजिक जिम्मेदारी रहते हुए रेलवे में सिर्फ फेयर पे सामाजिक जिम्मेदारी को लोग देख रहे हैं। फेयर बहुत दिनों से नहीं बढ़ा और अभी 14% बढ़ गया। जनता को जितना एतराज नहीं हुआ उससे ज्यादा उस पर राजनीति करने वालों ने एतराज कर दिया। नहीं, ये मैं सहमत हूँ, जनता को बिल्कुल एतराज नहीं हुआ है। और आज मंत्री जी ने भी कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से इसे लिंक किया गया, जो पिछली सरकार का फैसला है, तो 6 महीने बाद भी बढ़ेगा और जनता को एतराज नहीं होगा। यस, नहीं, आप ये देखिए कि जब लोग चाहते हैं कि सुरक्षित यात्रा चाहते हैं कि नहीं, आप सस्ती यात्रा दें और ट्रैक कमजोर हो। लोग कहते हैं कुछ किया नहीं सेफ्टी के लिए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेलवे सेफ्टी फंड बनाया था। जब किशनगंज के पास 2 ट्रेन आपस में टकराई थी, तब उसके बाद जो सरकार यहाँ आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से, कॉर्पोरेट फंड से, उसमें रेलवे सेफ्टी के लिए पहली बार फंड दिया गया। आज जो रेलवे की हालत है उसमें लोग ये चाहते हैं कि थोड़ी फास्ट ट्रेन हो, जो पहले कहा गया कि जो ट्रैक है उस पर ट्रेन तेज दौड़े। दूसरा, साफ सुथरा पानी मिले, साफ सुथरी बॉगी मिले, ये अधिकार है ही। और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी करें और आप उसको कोई सुविधा न दें। हमने इसमें कोई भी जनता पर दबाव नहीं बनाया, बल्कि हमने कहा हम साफ सुथरी ट्रेन चलाएंगे, वक्त पे चलाएंगे, ये कहा है। पहले तो और हम सामाजिक जिम्मेदारी को अभी 6 महीने बाद फिर प्रोटेस्ट कर लीजिए, 6 महीने बाद बढ़ेगा बोला। और एक ब्रेक अच्छा था, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, तो वापस पुनिया साहब को मौका नहीं मिला है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, वापस लेने का कहा था, वो तो ठीक है, वो आप लोग ना कहें, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे और अच्छी ट्रेन भी चलाएंगे। हाँ, वो ठीक है।
एक अच्छी चीज ये है कि जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उनको रेलवे के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो ये अच्छी चीज है ये कि हमारी नौजवान पीढ़ी एक सरकारी सिस्टम में जाकर देखे। नहीं मैं ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो रेहड़ी पटरी वाले कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ एक छोटा सा मिले तो बहुत बढ़िया ये है। लेकिन अगर गाँव देहात के लोग ये सोच रहे हैं कि स्पीड बढ़ जाने से उन्हें सस्ती रेल मिल जाएगी, तो फिर वो बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड में तो नहीं जुगाड़ है सर। हाई स्पीड में भी उनका जुगाड़ नहीं है, वो चलेंगे एक्सप्रेस से ही छोटे से ब्रेक के बाद। इंटर्नशिप रेलवे में जरूर कीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद।